सेहत आपकी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। सेहत आपकी प्रोग्राम हर संडे हम अलग अलग डॉक्टर्स को बुला के हमारे व्यूअर्स को अलग अलग बीमारी के बारे में जानकारी देते हैं। इस बार की एपिसोड में पल्मोनरी मेडिसिन से हमारे साथ डॉक्टर सोनम स्पालगीस जी है, असिस्टेंट प्रोफेसर पटेल चेस जो इंस्टीट्यूट है दिल्ली में। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत है सर। थैंक यू कांगटुबले। आपके माध्यम से आज हम थोड़ा सेहत के बारे में, स्पेशली पल्मोनरी डिजीजों के या कुछ पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए यहाँ पे बुलाने के लिए मैं आपके सारे व्यूवर्स को और आपके चैनल्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर साहब हम टीबी के बारे में अब बताइए कि ये बीमारी कैसे होते हैं और इसके बारे में व्यूवर्स को थोड़ा डिटेल से बताइए किस सूरत में होते हैं। जब भी हम पल्मोनरी मेडिसिन की बात करेंगे तो एक बड़ा सा हमारा जो कॉमन डिजीज एक दो में से ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, जिसको हम अक्सर लोग टीबी के नाम से जाना जाते हैं। तो टीबी होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं और कितने बर्डन है हमारे लिए, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हर तबके के इंसान को होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि गरीबों को होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि ये सारे मिथ है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। ये एक जंतु द्वारा फैलाई जाने वाला एक बीमारी है जिसको हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। इसका जो होने का कैसे होते हैं कहेंगे तो एक जीव होता है जिसको हम अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं। एक स्पेशल टाइप का एक बेसिलाई होता है जिसका नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। ये हमारे शरीर के अंदर जाके शरीर को में बीमारी पैदा करते हैं, तो इसी को ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और ये शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है और ये यूजुअली ये फैलने का छूत का बीमारी है। अगर हम कोई टीबी का कोई भी इंसान या बीमार जो ऑलरेडी बीमार हो चुका है वो दूसरे लोगों के सामने छींके खांसे, तो उसके छींक के जरिए खांसी के जरिए जो बैक्टीरिया बाहर आते हैं वो हवा पदार्थ में से हम लोग सांस के जरिए अपने शरीर में लेते हैं। तो जो शरीर के कोई भी 100 मरीज में से शरीर के में आए, तो जब भी हमारा इम्यूनिटी कम हो जाता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाते हैं, तो वो इम्यूनिटी और बैक्टीरिया के लड़ाई में जब भी बैक्टीरिया जीत जाते हैं तो उस हालत में इसको बीमारी के शक्ल में हमें आता है। गुरु जी, ये एक इस तरह से फैलते हैं और इस तरह से लोगों में होते हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसी को मान लो ये बीमारी हुआ तो इसका लक्षण सिम्टम्स कैसे पता चला है कि उसको ये बीमारी से ये बीमारी हुआ है? अगर किसी को टीबी हुआ तो इसको कैसे पता करेंगे कि भाई क्या क्या इसका लक्षण है या क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या साइंस है, कि इससे पता चल जाए कि भाई कहीं मेरे को ये टीबी तो नहीं है, क्या कहीं मेरे रिश्तेदार को तो नहीं है, मेरे बच्चों को तो ये टीबी नहीं है, कोई भी हम आराम से पहचान जा सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम 2 भाग में हमें इसको बताना जरूरी होता है, क्योंकि टीबी जो है होता है वो शरीर के सर से लेके पांव तक कहीं किसी भी पार्ट में हो सकता है, किसी भी अंग में हो सकता है। लेकिन जो 90% जो टीबी होता है वो फेफड़ों में होता है। तो फेफड़ों का टीबी को हम अंग्रेजी में या डॉक्टरी भाषा में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और जो फेफड़े से जो बाहर होते हैं, हड्डी में हो गया, दिमाग में हो गया, अंतड़ियों में हो गया और किसी भी हड्डी में हो गया, उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। तो जो सिम्टम्स और साइन है वो इसकी हिसाब से थोड़े अलग हो जाते हैं, लेकिन दोनों का कुछ चीजें एक जैसा होता है। तो जब भी टीबी के हो गए तो उसको थोड़ा सा बुखार होना शुरू हो जाता है और ये सिम्टम्स वो लंबे दौर के होते हैं, क्योंकि वो सिम्टम्स जो बुखार होता है वो ज्यादा बुखार नहीं होता है, थोड़ा कम फीवर होता है, 99-100 डिग्री फ़ारेनहाइट का फीवर होता है। और ये तकरीबन 2-3 हफ्ते तक थोड़े शाम को थोड़ा सा फीवर आया, फिर ठीक हुआ, फिर फीवर आया। एक सबसे बड़ा सिम्टम्स तो फीवर का होता है। और दूसरा जो होता है उसमें वजन कम होना, भूख कम लगना, ये सिम्टम्स सारे टीबियों में होता है। अब हम पल्मोनरी की तरफ जाए, जो फेफड़े की टीबी होता है उसकी तरफ जाए, तो उसमें खांसी बहुत ज्यादा होता है। खांसी और खांसी के साथ बलगम आते हैं। तो खांसी और बलगम को पल्मोनरी टीबी का सबसे महत्वपूर्ण एक सिम्टम्स होता है। और किसी भी इंसान को खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा हो तो उसको अपने आप को एक टीबी के जांच के लिए पक्का जांच करना चाहिए, या अपने आप को एक टीबी प्रिजिम्टिव टीबी मानना चाहिए, कहीं मेरे को टीबी तो नहीं है। इसी तरह से बलगम आना
और कभी कभी बलगम में खून भी आता है, जिसको हम अंग्रेजी में हिमोप्टेसिस बोलते हैं। तो बलगम में जो खून आता है उसको टीबी का बहुत बढ़िया लक्षण कहते हैं। उसमें ज्यादातर खून आने, जो बलगम के साथ खून आता है, खून की उल्टी अलग होता है, लेकिन बलगम के साथ जब भी खून आए तो वो टीबी के लक्षण होता है। अब रही एक्स्ट्रा, ये तो हो गया जी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की, खून आना, खून बलगम के साथ बलगम आना, खांसी होना, भूख कम लगना, वजन कम होना, बुखार चढ़ना। अब जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, वो जिस शरीर के जिस अंग को हम असर करेंगे उस हिसाब से सिम्टम्स आएंगे। मान लो किसी को दिमाग की टीबी हो रहा है तो उसको सर दर्द करना शुरू करेंगे, लेकिन साथ में बुखार भी होगा, वजन कम होना या भूख नहीं लगना, चक्कर आना, या कभी कभी किसी को दौरे भी पड़ते हैं। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण टीबी होता है गांठों का टीबी बोलते हैं हम, जिसमें शरीर में गांठे बन जाते हैं, छोटे छोटे गांठे, जितना बंटे जैसा या उससे छोटे छोटे, खासकर ये गर्दन में या आर्म पीट्स में या इधर पेट में या छाती के अंदर भी गांठे बांधते हैं। तो बहुत से लोग आता है, भाई मेरे इधर तो एक छोटा सा गांठ है, 6 महीने से चल रहा है, 5 महीने से चल रहा है, मैं तो कुछ नहीं करता हूं। ये चीजें लोगों में गलत है कि जब भी छोटे मोटे गांठ आए तो उसका भी जांच करना जरूरी है। तो गांठों वाला टीबी भी बहुत होता है। और एक होता है कि फेफड़े के जो कवर होता है उसमें पानी भर जाते हैं, जिसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, और वो भी काफी कॉमन टाइप का एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है। तो उसमें छाती में दर्द होना, सांस फूलना, ऐसे सिम्टम्स आएंगे बुखार खांसी के साथ साथ। और इस तरह हड्डी का अगर किसी को हो गया तो हड्डी में दर्द होना, कमजोरी आना, कभी फ्रैक्चर हो जाना, या जी इस तरह पेट में किसी को हो रहा है तो पेट में भूख नहीं लगना, दस्त लग जाना या कब्ज होना, इस तरह के शरीर के किस अंग को पार्ट को इफेक्ट करेंगे उस हिसाब से सिम्टम्स भी चेंज हो जाएंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी में। जी वैसे मैंने पहले आपको बताया कि 90% जो है पल्मोनरी होता है, और खांसी और बलगम ही सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है बुखार के साथ। डॉक्टर साहब आपने बताया 90% जो लंग्स की जो पल्मोनरी टीबी होता है, तो वो किस सूरत में, क्या कुछ कमी की वजह से होता है या आप कुछ इसकी रीजन क्या होता है डॉक्टर साहब? एक रीजन तो यही है कि हम इस कंट्री में पैदा हुए, क्योंकि हमारे कंट्री में बैक्टीरिया के लोड ही बहुत ज्यादा है। जैसे आपको भी हो सकता है, मेरे को भी हो सकता है, मेरे शरीर के अंदर भी टीबी के कीटाणु बैठे हुए हैं। आप बता रहे हो कि किस सूरत में हो सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई कुछ मांस खाने से हो जाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई धुआं लगने से हो जाता है, बहुत से लोग कहते हैं कि एक गाय का मांस खाने से होता है। ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये शरीर में कमजोरी होना और बैक्टीरिया को शरीर के अंदर होने में होता है। तो सब आप इसके डायग्नोस की बात करें तो आप मेडिकेशन और डायग्नोस ये कितने देर तक इसको दवाई खाना पड़ता है इसके? जांचों के लिए हम फिर दोबारा से पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी की तरफ आते हैं। वैसे ही भी हमने कहा कि ज्यादातर पल्मोनरी होता है, तो पल्मोनरी में जांच करना आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है। थूक का जांच करते हैं, थूक नहीं बलगम का करते हैं। कायदे से इसको थूक नहीं बोलना चाहिए कि थूक में नहीं आता है, ये बलगम में। जो भी आपने देखा होगा, कोई मरीज अगर बुजुर्ग लोग खांसते हैं तो उसके साथ बलगम आते हैं। थूक आता है जो मुंह के यहां से जबान से जो आता है उसको थूक कहते हैं। थूक में नहीं, बलगम में जो गड़ा बलगम होता है, हम अच्छा बलगम बोलते हैं डॉक्टर, तो अच्छा बलगम का जांच करे तो उसमें टीबी के कीटाणु दिख जाते हैं, तो उसको माइक्रोस्कोपी भी बोलते हैं। या अभी नए तरीके के टेस्ट होते हैं, सीबी नेट बोलते हैं, टू नेट बोलते हैं, जीन एक्सपर्ट बोलते हैं, एलपीए बोलते हैं, ऐसे बहुत से बलगम के जांचें होते हैं। तो जो साधारण से साधारण टीबी का जो जांच होता है, जिसमें बलगम में टीबी के कीटाणु को देखना, माइक्रोस्कोपी और जीन एक्सपर्ट या सीबी नेट, ये गवर्नमेंट द्वारा हर एक डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध है और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी उपलब्ध है। और जहां भी किसी भी इंसान को टीबी का शक हो गया तो उसको आपने बलगम का जांच करना चाहिए। अगर बलगम में किसी को टीबी पॉजिटिव है तो दूसरा सोच ही नहीं है, वो 100% श्योर है कि ये टीबी है और कुछ नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि बलगम में हमेशा टीबी आए। बहुत से मरीज ऐसे होते हैं, तकरीबन 40-50% में ऐसे होते हैं कि बलगम में टीबी नहीं होते हैं लेकिन सिम्टम्स होते हैं, और उनको टीबी भी होते हैं, लेकिन वो उसको डायग्नोसिस नहीं हो पाते हैं। तो डायग्नोसिस करने के लिए हमारे इस पर दूसरे तरीके के मेथड होते हैं, जैसे एक्सरे हो गया। तो बहुत बड़ छाती के एक्सरे में भी हम टीबी के ये डायग्नोसिस कर लेते हैं, जिनका बलगम में नहीं आता है।
और उससे भी अगर किसी को मुश्किल हो रहा है, एक्सरे पे भी डायग्नोसिस करना मुश्किल हो जाए, तो हम सीटी स्कैन कर सकते हैं। और एक ब्रोंकोस्कोपी करके भी एक जांच होता है, जिसमें हम नाक के जरिए अपने फेफड़े के अंदर जितने भी बलगम है उसका सफाई करके निकल के लाए, उसका भी जांच करते हैं। और उस तरह से एक स्किन का, चमड़ी का एक सुई वाला जांच होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट करके। लेकिन ये सब अपने आप से कभी नहीं करना चाहिए कोई भी इंसान को, कि मेरे को 2 हफ्ते का खांसी हो गया, मेरा एक्सरे करो, सीटी करो, स्किन का टेस्ट करो, ऐसा नहीं है। ये डॉक्टर के सलाह के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि इन टेस्ट का रिजल्ट भी डॉक्टर के बगैर आपको इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल होता है, और फजूल में किसी को आप दवाई खाना की नौबत आ सकता है। तो जो भी हमने जो ये टेस्ट है बोला, वो डॉक्टर की। इस तरह से अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी के लिए डायग्नोसिस करें, तो हमें जैसे दिमाग के लिए होता है कि भाई दिमाग की ये क्या कहते हैं, एमआरआई करे, सीटी स्कैन करे। इस तरह पेट में यूजुअली अल्ट्रासाउंड करते हैं, या फेफड़ों में पानी बढ़ गया या गांठों वाले, उसमें सुई के जरिए एफएनएसी करके उसको छेड़खानी करके उसका माइक्रोस्कोपी करते हैं, उसके जरिए हम डायग्नोसिस करते हैं। तो डायग्नोसिस करने के तो बहुत मेथड होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग 80% हम बलगम से आराम से डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर एक्सरे और बलगम मिलाए दे, तो हम तकरीबन 90% लोगों को आराम से डायग्नोस किया जा सकते हैं। आप डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट बताइए, ट्रीटमेंट के बारे में। अब सबसे मुश्किल गुरुप जी इसका ट्रीटमेंट ही सबसे मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि इस बीमारी में आप लोगों ने ऐसा कोई बीमारी नहीं सुना होगा कि जिसका इलाज इतना लंबा चले। तो टीबी का इलाज हो कम से कम 6 महीने का होता है। अब एक टीबी के मरीज को 6 महीना दवाई खाना बहुत ही मुश्किल है। ये कर पाना उस टीबी के मरीज के लिए भी चैलेंज है, और वो डॉक्टर के लिए भी है, और वो हेल्थ केयर वर्कर, डोज प्रोवाइडर हो गया, फार्मेसिस्ट होगा, उन सब के लिए मुश्किल है। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही जरूरी है। अब इसमें क्या करते हैं, अब हम टीबी के इलाज, जब भी टीबी बलगम में आ गया, एक्सरे में आ गया, डॉक्टर ने किसी को बोल दिया भाई आप घोषित हो गया भाई ये टीबी है, तो आज के दिन तक टीबी की इलाज हर दुनिया के हर कोने में अभी तक 6 महीने से कम इलाज का कोई भी प्रोग्राम नहीं है। तो इस 6 महीने में भी ऐसा नहीं है कि एक गोली खाए, इसमें तकरीबन 5 से गोली एक साथ खाना पड़ता है, और वो भी वजन के हिसाब से। तो ये एक तो कठिन इसलिए होता है, लंबा समय का इलाज है। दूसरा, एक साथ 4-5 गोली खाना, ऊपर से कभी कभी किसी को 100 में से या 1000 में से एक को थोड़ा सा दवाइयों का साइड इफेक्ट भी आ जाता है। तो इस मिलजुल करके टीबी का इलाज करना एक कठिन हमारे लिए मुश्किल है। तो लेकिन फायदा ये है, और सबसे बड़ी फायदा ये है, ये एक ऐसा बीमारी है, अगर आपने टाइम पे डायग्नोसिस किया, टाइम पे दवाई खाया, तो ये बीमारी एकदम जड़ से खत्म हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा 6 महीने के बाद भाई मेरे को टीबी हुआ था या नहीं, या किसी को भी टीबी हुआ था कि नहीं। लेकिन अगर हमने टीबी का दवाई टाइम पे नहीं खाया, वक्त पे नहीं खाया, पूरा नहीं खाया, तो ये बिगड़ते जाते हैं। जैसे कोई टीबी में सोशल स्टिग्मा भी बहुत है, आपको भी पता होगा, हम सबको, कि भाई किसी को हो गया तो आपने पड़ोस को नहीं बताना, घर वालों को नहीं बताना, या अपने रिश्तेदारों को नहीं बताना। ये स्टिग्मा है, ये पूरे हिंदुस्तान में है। तो ये स्टिग्मा को हमें खत्म करना चाहिए। ऐसा कोई हमने किसी से खरीद के लाया या हमने पाप थोड़ी किया है, किसी की बीमारी हुआ तो बीमारी हुआ, तो इसका इलाज हमें पूरा करना चाहिए, और वक्त पे बहुत अर्ली टाइम पे हम ट्रीटमेंट करेंगे तो इसका एकदम इलाज सही होगा। इसलिए मैं तो सब आपके दर्शकों को या सबको ये कहना चाहता हूं, भाई किसी को भी सिम्टम्स आए तो टाइम पे हम डायग्नोसिस करें और जल्द से जल्द दवा शुरू करें। अब इसमें जो दवा होता है उसमें से हम 6 महीने के दवाई में से कम 4 दवाइयां होता है, और ये 4 दवाइयां वजन के हिसाब से किसी को 6-7 गोली भी हो जाता है, किसी को 4 गोली से भी काम चल जाता है। तो ये एक कठिन है, लेकिन हमें करना बहुत जरूरी है। अब अगर हम पूरा नहीं किया या अधूरे किया, क्या हो जाता है गुरुप जी कि ये टीबी का जो दवाई खाते हैं, दवाई खाने के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। टीबी के जो सिम्टम, बुखार आना, भूख कम लगना या कोई खांसी होना, वो सब ठीक हो जाते हैं। तो इंसान सोचता है भाई मैं तो ठीक हो गया, अब मैं दवा नहीं करूंगा। यही गलती मैक्सिमम लोग करते हैं। ये गलती नहीं करना है।
अगर हमने दवा बीच में छोड़ दिया, दोबारा से टीबी हो गया, तो वो लाइलाज टीबी बनता है, जिसको एमडीआर टीबी भी बोलते हैं। और बढ़िया बात ये होता है, ये आपके घर के पास कहीं भी, आप दूर दराज इलाके में हो, जैसे हमारे ये पहाड़ी इलाका हो, राजस्थानी इलाका हो, या कहीं भी हो, सरकार द्वारा ये आपके घर के पास घर में ला के देंगे। लेकिन खिलाएंगे वो लोग आपको आपके सामने खिलाएंगे, उनके सामने खाना होगा, क्योंकि उनको भी ये आदेश दिया गया है कि भाई कोई भी एक दवा भी छूटे ना। तो डोज जरिए, प्रोग्राम जरिए हिंदुस्तान में इतना अच्छा किया है कि एक भी टीबी के मरीज को छूटे नहीं, इलाज बराबर हो। लेकिन ये फैसिलिटीज हर जगह पे है, और हमारे इधर लद्दाख में भी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सब सेंटर में। डॉक्टर साहब, आपने बोला जो एमडीआर, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, वो कितना खतरनाक होता है? अगर किसी ने बीच में दवाई छोड़ दिया तो फिर इसके जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वो कितना देर तक चलेगा? फिर 6 महीने से भी ज्यादा चलेगा? टीबी का एक बार ठीक नहीं हुआ, किसी को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बोलेगा, तो पहले जो मैंने बताया, जो पहला 4 दवाइयां होता है, जो पहला फर्स्ट लाइन बोलते हैं, जो सबसे खतरनाक टीबी के कीटाणु को मरने का दवाई होता है, उनमें से 2 दवाई उनको लगता ही नहीं है। एमडीआर का मतलब वही होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, यानी कि 2 से ज्यादा दवाइयों को वो बैक्टीरिया अब इतना शक्तिशाली हो गया कि टीबी के 2 दवाइयों के साथ वो मरेगा नहीं। अब उसके लिए दूसरे दवाइयां लाना पड़ता है। अब वो दवाइयां, जो दूसरे दवाइयां होता है, उसको सेकंड लाइन ड्रग बोलते हैं। तो वैसे भी जैसे भी हमारे आर्मियों की तरफ फर्स्ट लाइन डिफेंस कमांडो तो हमारा खत्म हो गया, अब दूसरों से मरना है तो थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल इन द सेंस कि ये होता है कि भाई एक तो दवाई का जो कैपेसिटी होता है वो भी कम होता है, और बैक्टीरिया जो होता है वो बहुत स्ट्रांग हुआ होता है। तो इसलिए दवाई का आप जो ड्यूरेशन हो वो कम से कम 1.5 या 2 साल का होता है, और इसमें जो दवाइयां होता है वो कम से कम 7 या 8 दवाइयां होता है, और उसमें से भी कुछ दवाइयां कभी कभी इंजेक्शन के फॉर्म में देना पड़ता है, और वो भी 6 महीने तक। तो ये एक तो बहुत मुश्किल होता है। और एमडीआर का टीबी का डाटा अभी तक हमारे पास, गवर्नमेंट के पास, हमारे इंडिया में ही बहुत अच्छा है। तो ये बताता है कि भाई 60 से 70% लोग ही ठीक होते हैं, 30% लोगों को मृत्यु हो जाते हैं। तो एमडीआर एक बार हो गया तो बहुत मुश्किल, कठिन काम होता है। तो इसलिए एमडीआर को बचाना, एमडीआर मेन मेट होता है, हमने बना हुआ चीज होता है, एमडीआर होता नहीं है। तो हमने क्यों बनाया कि हमने दवाई टाइम पे नहीं लिया, या ये खासकर गुटुब जी, हम आप मीडिया के जरिए बोल रहे हैं, तो इसमें ऐसा होता है जो नशा पदार्थ लोगों को होता है उनमें ज्यादा होता है। वो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा ठीक हो गया, छोड़ दिया, अपना नशा से फिर वापस आ गया, सिगरेट पीना हो गया, दारू पीना हो गया। तो उस तरह से इन लोगों में, या जिनको दूसरे बीमारियां हैं, डायबिटीज हो गया या HIV हो गया, उनमें ज्यादा होते हैं ये एमडीआर के ये टीबी। तो इनके लिए एक तो दवाइयों का ड्यूरेशन भी बहुत लंबा हो जाते हैं, और दवाई भी ज्यादा हो जाते हैं, और ओवरऑल अभी तक ऐसा खास इफेक्ट टू दवाई एमडीआर के लिए अभी रिसर्च में तो बहुत चल रहा है, 1-2 आ भी गए हैं, लेकिन अभी तक फिर भी कम से कम 1 साल का तो इनको कम से कम दवाइयां लेना पड़ता है जी। डॉक्टर साहब, आपने बोला ये एक दूसरे को फैलने का भी चांसेस होता है जी, छींक के जरिए। तो फैमिली का जो मॉरल सपोर्ट कितना जरूरी, फैमिली किस तरह से उसको सपोर्ट करना चाहिए, किस तरह से अगर किसी को खुदा न खास्ता हुआ तो उसको किस तरह से फैमिली अपना सपोर्ट दे सकते? अब बहुत से लोग जब भी टीबी होता है तो यही पूछता है भाई, अगर हम लोगों में एक तो सोशल स्टिग्मा बहुत है। अगर किसी को मैं ये पूछें, हमारे ओपीडी में तो रोज ऐसे मरीज आते हैं ना, तो भाई आपके घर में किसी को टीबी हुआ तो वैसे तो ऐसे बोलता है कि हमारे तो खानदान में भी नहीं, रिश्तेदार में नहीं है। ऐसा नहीं होता है, हो गया तो हो गया। आप किसी को बकवान न करे, हो गया, खुदा न खास्ता किसी को टीबी हो गया, तो जो टीबी का मरीज है उसको मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अब लोग क्या कहते हैं, मरीज को तो वैसे ही छोड़ देते हैं, आपस में खुद मास्क पहन के घूमते हैं, तो वो गलत है जी, क्योंकि वो जो छींकेगा, वो खांसेगा, वो बैक्टीरिया तो घर में घूमते रहेंगे। और वैसे कहते हैं जी, किताबों के हिसाब से अगर आपने 2 दिन का खुराक खाया तो फैलने का शक्ति बहुत कम हो जाता है। बेशक ठीक होने में टाइम लगता है, जो फैलने का शक्ति 2 दिन में ही बहुत कम हो जाता है। और वो जो भी बलगम आए उसका बहुत जरूरी है। बलगम कहीं भी फेंकना नहीं है। बलगम आएगा टीबी के मरीज है तो बलगम को कोई भी ढक्कन वाला या कोई बर्तन हो, या आजकल ये रैपर जो होते हैं बढ़िया वाला, जो ब्राउन पेपर होते हैं, उसमें दिन भर का बलगम उसमें जमा करके, टीबी के बैक्टीरिया जी
आग से बहुत सेंसिटिव होता है, आग से जल जाते हैं, तो शाम को उसको जला दिया जाए, या बर्तन में जला जाए या उसमें जला जाए। और उनको खान पान का बहुत अच्छा देना चाहिए। इनको अगर कोई मांस मच्छी खाता है घर में तो वो देने में कोई हर्ज नहीं है। कहने का मतलब है प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, दूध, अंडा, फल, ये सब, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी कम हुआ है तो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए हमें खान पान अच्छा रखना है, दूध देना है, ये फल फ्रूट देना है, अंडे देना है। और घर वालों को डरने की कोई बात नहीं है। घर में ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक को हो गया तो सबको हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अभी पिछले साल से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टीबी डिवीजन ने अब ये डिसाइड किया है कि अगर किसी के घर में किसी को टीबी हुआ तो उनके सारे घर वालों को, पहले 5 साल से छोटे बच्चों को खिलाते थे, अब हर व्यक्ति को जो उसके कांटेक्ट में है, जो उसके साथ घर में रहते हैं, उनको फ्री में एक टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी देते हैं। एक दवा 3 महीने के लिए खिलाते हैं ताकि उनको भी टीबी ना हो। तो ये दवाई लेना भी चाहिए। और साथ के साथ हमें घर वालों को ऐसा डरने की जरूरत नहीं है कि इसको भी टेस्ट कर दें, उसको भी जरूरत नहीं हो, किसी को सिम्टम्स नहीं है तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होता है। तो साहब ने बताया 6 महीने का कोर्स है, उस जो कोर्स खत्म होने के बाद कि अपने आप को डिक्लेयर कर सकते खत्म हो गया कि ये दोबारा डॉक्टर से पास जांच करना चाहिए? टीबी के मरीज को हर महीने 500 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं जी। इसका मतलब है कि वो उसको आने जाने का, आप किसी गांव में रहते हो, उसका बस का किराया हो या कहीं आने में दिक्कत हो, उसका इलाज ना छूटे, तो वो अपना नक्शे नंबर डीटीओ के पास, डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलर ऑफिसर के पास जाए और उसको दे, तो वो आपको हर महीने में 6 महीने तक ये इंसेंटिव्स भी मिलते हैं और कुछ खाने पीने का भी इंसेंटिव्स मिलते हैं। और साथ में आपके घर में, गांव में कोई भी आशा वर्कर है, अगर किसी आशा वर्कर ने टीबी को डायग्नोसिस करने का मदद किया, किसी बंदे को उसके गांव में खांसी हो रहा है, उसका बलगम जांच करके डीटीओ तक पहुंचाया, तो वो उस आशा वर्कर को भी 500 रुपए का इंसेंटिव्स मिलेगा। अब अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि भाई डिक्लेयर कैसे करना है। डिक्लेयर हम कभी नहीं कर सकते, चाहे उसने पूरा 6 का 6 महीना दवाई क्यों ना खाए। तो वो उनके पास, हर टीबी मरीज के पास एक छोटा सा कार्ड दिया होता है डॉट्स के जरिए। जिस दिन टीबी का दवाई खत्म हो जाएगा उस दिन सेंटर पे जाके अपने, जो भी आपके सब डिस्ट्रिक्ट पे एक सेंटर है, उस सेंटर पे भाई मेरा दवाई इतने दिन से खत्म हो रहा है, वैसे डॉट्स वाले खुद फॉलो करते हैं। अगर किसी का नहीं हुआ तो उधर जाके उनका बलगम का जांच, अगर बलगम किसी को नहीं आ रहा है तो एक बार एक्सरे करके कि भाई आज के बाद मैं टीबी मुक्त घोषित किया हूं, मेरा कोई क्योर हो गया। या किसी को अगर नहीं हुआ है तो कभी कभी 1-2 महीने के लिए दवाई बढ़ा भी देते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक को 6 महीने पे बंद कर दिया जाए। किसी मरीज को कभी कभी हमें 1 या 2 महीने के लिए, जिनका थोड़ा ज्यादा बीमारी होता है, उनको कभी 6 महीने के जगह पे 8 या 9 महीने तक भी इलाज को लंबा करना पड़ता है। सर आखिर में पूछूंगी कि जो टीबी का केसेस है अभी, जो इंडिया की बात करें तो अभी बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसके बारे में? अभी वैसे तो टीबी का ओवरऑल ये प्रोग्राम शुरू तो 1962 से हुआ था, फिर 92 में प्रोग्राम चेंज हुआ, अभी फिर रिसेंटली और प्रोग्रामों में चेंजेस आ रहा है। पिछले 5 साल 10 साल में तो बहुत ज्यादा चेंज आया, लेकिन ओवरऑल अभी भी हिंदुस्तान में टीबी बहुत ज्यादा है। इस पर 2021 के टीबी रिपोर्ट जो 22 में छापा है, उसके हिसाब से हमारे हिंदुस्तान में 1.9 मिलियन नए टीबी डिक्लेयर हुआ, जो ऑल ओवर वर्ल्ड के, विश्व के 1/4 पार्ट हम है। तो अभी भी हम टीबी में वर्ल्ड के नंबर 1-2 पे आते हैं। इंडिया और चाइना मिला दिया जाए तो सबसे ज्यादा टीबी इन्फेक्टेड कंट्रीज में हम लोग आते हैं। और ये अभी भी टीबी मुक्त करने का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2025 का लक्ष्य है, इसके लिए ना कोई डॉक्टर, ना कोई फार्मेसिस्ट, ना कोई डॉट सेंटर, ना डीटीओ, लोगों का जब तक उसमें हाथ नहीं हो तो हम पॉसिबल नहीं है। तो आपके इसके जरिए मैं हर इंसान को यह कहना चाहता हूं, किसी को भी टीबी के सिम्टम्स लगे या किसी को भी टीबी का लक्षण लगे तो कम से कम अपना जांच कर ले, दवाई ले, ताकि हम गवर्नमेंट के साथ दे पाए, प्राइम मिनिस्टर के साथ दे पाए और 2025 तक ये हिंदुस्तान टीबी मुक्त एक कंट्री बने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू काले, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सोनम पालगीस, हमारे पल्मोनरी मेडिसिन से हमें डिटेल में ट्यूबरकुलोसिस डिसीज के बारे में आता है। हमें उम्मीद है सारे हमारे व्यूअर्स को डिटेल में पता चल गया होगा।
और हमें इस वक्त दीजिए इजाज़त हमारे कैमरामैन सोनम लिंचिन के साथ।